हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से आपकी ग्रामीण विकास की क्लास है, यानी आज डिटेल क्लासेज आपको मिलने वाली हैं, जिन पर परिचर्चा आज हमें करना है कि भूमि से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जिनसे अभी पूछ लेता है आपसे आवासीय भूमि क्या है, अस्थायी भूमि क्या है, जो है अस्थायी भूमि क्या होती है, ठीक है, भूमिहीन कौन से होते हैं, काश्तकार क्या है, इन सभी से संबंधित तमाम परिभाषाएं जो आपसे पूछी जाती है, ठीक है, सिंपल टर्म में पूछी जाती है, उन सभी पर आज मैं परिचर्चा करूंगा। और वो सारी की सारी चीजें आपसे उत्तर प्रदेश से जुड़ी जो हैं, इन्हीं के मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह उत्तराखंड के जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए भी यह सीरीज बराबर रूप से लाभदायक है। जो चीजें यहां हैं वही चीजें वहां पर भी लागू हैं, क्योंकि विभाजन जब हुआ है उसके पहले सारी चीजें जितनी की गई वही चीजें वहां पर भी आज भी विनियमित है। तो इसलिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के जो विद्यार्थी हैं सभी के लिए यह चीज आपकी कारगर रहेगी, ठीक है। तो बताने से पहले आप सारे लोग जानते हैं कि हम लोग 10+ कोर्सेज के अंतर्गत आपको सारी क्लासेस निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। कोई भी चार्जेज हम आपसे नहीं लेते हैं। जहां बहुत बड़े बड़े संस्थान आपसे बहुत मोटी मोटी रकम वसूलते हैं, वहां पर, ठीक है, अगर उस चीजों में तुलना करें आप, तो उनसे अच्छी गुणवत्ता हम आपको, उनसे अच्छे नोट्स, उनसे अच्छे जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट, सारी चीजें हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारे यहां जो क्लासेज होती है, इनकी क्विज होती है, इनकी नोट्स जाती, ठीक है, सब कुछ उन पर चलता है और उनसे संबंधित हम एमसीक्यू की क्लासेस भी करवाते हैं। तो सारे लोग फटाफट, ठीक है, देर ना करिए, जितना पॉसिबल है। अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर नोट्स की जरूरत नहीं है तो जो है मन लगा के पढ़िए, निःशुल्क है। पूरी वीडियोज ऐप हमारा डाउनलोड करिए या परीक्षा प्लस जो है चैनल सब्सक्राइब करिए। हर जगह पूरी वीडियोज आपको पूरे कोर्स की निःशुल्क प्रदान की जाती है। उसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारे कोई भी, या कोई क्विज चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 3 महीने के लिए हमारा एक प्लान सब्सक्राइब करना होगा। वो प्लान एकदम मिनिमम रेट पर होता है, जो कि आपसे आपके 1 महीने के रिचार्ज से ज्यादा नहीं है। यानी 499 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 महीने तक बहुत ही लाभदायक सुविधाएं यहां पर दी जाएंगी, जिनका प्रयोग आप अपनी तैयारी को लेकर अपने आधारभूत जो है ज्ञान को बढ़ाने में कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट वहां करिए जहां पर आपको सबसे ज्यादा लाभ मिले और किसी पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सफलता मिले, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या होती है किसी भी विषयों से संबंधित, ऐप में कोई समस्या होती है या आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इनमें से किसी नंबरों पर किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से आप कभी भी जानकारी लेना चाहें तो ये दिए गए नंबर आपके लिए हमेशा प्रभावी होंगे। उसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर परीक्षा प्लस ऐप अगर आप सर्च करेंगे तो वहां प्लस के निशान वाला परीक्षा प्लस जो है ऐसे ये जो ऐप मिलेगा, ये ऐप हमारा है, उस पर सारी चीजें हमारी होती हैं। तो आज मैं शुरू करता हूं क्लास, बहुत अच्छे से कंसंट्रेट रहिए, ठीक है। तो क्लासेस शुरू हो रही हैं किसकी, ग्रामीण विकास की। ग्रामीण विकास की ये आज आपकी 5वीं कक्षा है, ठीक है। ग्रामीण विकास एवं समाज की ये 5वीं क्लास है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको भैया। 4 क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं, उनको आप लोग बहुत व्यापक तौर पर देख लें, ठीक है। बहुत डिटेल में क्लासेस मैं पढ़ाता हूं, यानी जितनी चीजें मैं पढ़ा दे रहा हूं उतनी चीजें से बाहर आपका सिलेबस कोई नहीं है। तो एक जगह टिक के देखो, सारी चीजें सब कुछ अच्छे से मिल रही है। मस्त होकर पढ़िए, सिलेक्शन अपने आप होना है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है ना, कहते नहीं कि दूसरों में जो अच्छाइयां हैं वो ग्रहण करनी चाहिए। जब ज्ञान मिल रहा तो उसको ग्रहण करिए। दूसरी बात, क्लासेज का भैया शेड्यूल आप लोगों से इतने ज्यादा टाइम टेबल पूछे गए ग्रुप पर, उस पर पढ़ा भी है, फिर भी नहीं आप लोग जो है समझ रहे हैं। ध्यान दे लो, जो आपका सोमवार दिन होता है, ठीक है, सोमवार को, मंगलवार को, ठीक है, सोमवार मंगलवार, और इसके अलावा जो बुधवार है, सोमवार मंगलवार और बुधवार, इन 3 दिनों में, ठीक है, इन 3 दिनों मैं हिंदी की क्लास लेता हूं डिटेल्ड, ठीक है। हिंदी की क्लास होती है 2 PM पर आपकी। इन तीनों दिन हिंदी की क्लास होती है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात भैया, रात के 10 PM पर यह क्लास आपकी लाइव होती है, 10 PM वाली। इस दिन ग्रामीण विकास की एमसीक्यू होती है।
ग्रामीण विकास एवं समाज की सोमवार मंगलवार बुधवार को 10 PM पर लाइव आपकी एमसीक्यू जो है क्लासेज में लेता हूं। ग्रामीण विकास की इस दिन 10 बजे रात को क्लासेज होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तीनों दिन ग्रामीण विकास की इस दिन जो है लाइव क्लास में लेता हूं। इन सारी क्लासेज को आप लोग अटेंड करिए 10 बजे सोमवार मंगलवार बुधवार। उसके अलावा अगर आप बृहस्पति शुक्र शनि की बात करेंगे तो उस दिन 3 दिन आपको डिटेल क्लासेज में ग्रामीण विकास की लेता हूं, उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इन 3 दिनों में आपको 10 PM पर मैं अदर सब्जेक्ट करवाता हूं, जैसे इस समय हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के एमसीक्यू उस पर करवाए जा रहे हैं, उनको अटेंड करिए। यानी लाइव क्लासेस 10 PM पर हर दिन आपको मिलनी है। 3 दिन सोमवार मंगलवार बुधवार आपको ग्रामीण विकास से मिलेगा, 3 दिन आपका कोई जीएस का सब्जेक्ट होगा उससे जो है मिलेंगे। तो सारे लोग बहुत अच्छे से इस पूरे जो है आप शेड्यूल को ध्यान में रखिए और उस अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो मैं बात कर रहा था ग्रामीण विकास पर, ठीक है। आज हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आज हम भैया मेनली रूप से जो पढ़ने वाले हैं वहां हम पढ़ने जा रहे हैं कि भूमि से संबंधित आपके क्या क्या परिभाषाएं हैं, इन्हीं पर परिचर्चा में करनी है कि भूमि से संबंधित आपकी परिभाषाएं, आप हेडिंग इसको डाल सकते हैं, भूमि से संबंधित परिभाषाएं, इन्हीं पर हमें व्यापक चर्चा आज करनी है। तो बहुत अच्छे से कंसंट्रेट हो जाएं क्योंकि यहां से सवाल आपका पूछता है, ठीक है। एक सीधा सा प्रश्न आपसे पूछ लेगा। उस दिन जैसे आप लाइव क्लासेस में रहे होंगे 3 दिन जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें आपको क्वेश्चंस इस बेसिस पर मिले होंगे, ठीक है। तो एक एक करके बहुत आसान भाषा में मैं आपको शुरुआत कर रहा हूं, हर एक चीजें समझ में आएंगी। मेरी बताई गई चीजों पर अगर आप कंसंट्रेट रहते हैं तो इसके अलावा आपको अलग से किसी किताब कहीं पर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उतनी चीजें आपको दे रहा हूं जहां से भैया प्रश्न आता है, जिनको जानना आपके लिए आवश्यक है। क्योंकि कानूनी दांव पेच आगे फंस गया ना, परिवार में जहां 4 बर्तन होंगे वहां बजेंगे ही। तो ये इन सब पर अपने यहां जानते हो कि अमर उजाला हिंदुस्तान की हर दिन की क्या खबर होती, मेड़ कटने में क्या हुई, युवक की हत्या। तो ये सब मामले बहुत आते हैं। चलो एक एक करके मैं शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। क्लासेस को मैं कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट बता सकूं, ज्यादा चीजें बता सकूं, इसलिए मैं लिखने के अलावा इस पर जो है ज्यादा कार्य करता हूं कि जो मेरी भाषा है उस भाषा में मैं पूरी नोट्स तैयार करवाता हूं ताकि आपको उसी चीज को मैं डिलीवर यहां कर दूं। इस वजह से, ठीक है, मैं लिखकर बहुत सारी चीजें नहीं बताता क्योंकि 2 घंटे की क्लास में 20 मिनट का मैटर आता है लिखने में, ठीक है। तो दोनों टाइम में आपकी बचत हो, आप कम समय में ज्यादा चीजें ज्ञान जो है मिले आपको, गागर में सागर वाली उस थ्योरी पर मैं काम करता हूं। मुझे जो कुछ पढ़ाना है वो कंटेंट उसी लैंग्वेज में मेरी टाइप हो जाता है, फिर मैं उस चीज को आपको बताता हूं तो अच्छे से समझ में भी आपको आएगा। कंटेंट चूंकि यही मिलेगा जो मैंने पढ़ाया है आपको, तो और बढ़िया वहां रिवीजन होगा, वहां लगेगा कि आप दूसरी बार मुझे सुन रहे हो, ठीक है। तो चलिए भैया, भूमि से संबंधित परिभाषाओं पर हम बहुत व्यापक पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। सबसे पहली चीज आती है फसली वर्ष क्या है, ठीक है। ये वैसे भी इतिहास में पूछ लेता है फसली वर्ष की शुरुआत कब की गई थी, तो बात है जमाने की और वह जमाना है अकबर का, ठीक है। अकबर जो है ने सन 1555 की बात है, 1555 ईस्वी में ऐसे संवत की शुरुआत की थी, ठीक है। ऐसा संवत कोई संवत आया था जिसमें यह चीज शुरुआत की गई थी। ध्यान दीजिए, अकबर ने इसे 963 ईस्वी में ऐसे फसली की संज्ञा दी, ठीक है। इसको फसली वर्ष बोला उन्होंने 963 ईस्वी में। अब 963 क्या, ये वही जो आपके पैगंबर साहब ने क्या किया था, शुरुआत किया था, जो इतिहास में आप पढ़ते हैं हिजरी संवत, ठीक है। वास्तव में 963 जो है अकबर के सिंहासनारूढ़ होने का हिजरी वर्ष था। तो किस हिजरी वर्ष 963 ईस्वी जो हम पढ़ते हैं, इसमें फसली चक्र की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। समझ गए। फसली वर्ष कहां से प्रारंभ होता है, यह सवाल आपसे पूछेगा भैया। तो फसली वर्ष हमेशा याद रखिएगा, क्वार, जानते नहीं, जाड़ा वाला, ठीक है। क्वार माह के कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन, इस चीज को याद रखिएगा, क्वार माह के कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन, यानी जब हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे, यानी जिस कैलेंडर को हम जानते, यानी सितंबर माह के द्वितीय सप्ताह के बाद 23 या 24 सितंबर को शुरू होता है। फसली वर्ष किस जो है कब शुरू होता है, अगर हिंदी के महीनों को दिया तो क्वार माह के कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन, ठीक है। और अगर हम अपने कैलेंडर के अनुसार बात करें, जिनको हम लोग जानते, वह सितंबर के द्वितीय सप्ताह के बाद, यानी 23 या 24 सितंबर को, किस दिन, 23 या 24 सितंबर को फसली वर्ष की शुरुआत होती है। समझ गए, अच्छे से ध्यान रखना। दूसरी बात,
यह मामला कब उठाया? सबसे पहले फसली चक्र वाला जो इस पर मामला आया था, एक वाद हुआ था, उस वाद को हम लोग जानते हैं। चतुर्भुज बनाम द्वारिका के नाम से एक वाद आया था, ठीक है। चतुर्भुज बनाम द्वारिका प्रसाद, पूरा इनका नाम था द्वारिका प्रसाद जी का। इस वाद में क्या हुआ था कि फसली वर्ष की जो व्याख्या है, ठीक है, इस व्याख्या से संबंधित विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचा, ठीक है। फसली चक्र से संबंधित विवाद इलाहाबाद न्यायालय के समक्ष पहुंचा। उस पर क्या हुआ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णित किया, यानी अपना निर्णय दिया कि जो है ये विक्रयनामा में, विक्रयनामा जानते हैं नहीं ये आपके जो है जो लोग लॉ पढ़ते हैं उसमें ये सारे टर्म आते हैं। विक्रयनामा यानी जो आपका एक विक्रय पत्र होता है, विक्रयनामा होता है, सारी चीजें जब आप देनदारी जो है बेचते हैं, किसी चीज को खरीद फरोख्त करते हैं, तो एक पेपर पर बाकायदा लिखते हैं जो चीजें, ठीक है। तो विक्रयनामा में फसली वर्ष शब्द के प्रयोग से तात्पर्य फसली संवत की फसली से है, समझे। यहां पर क्या जो है हाईकोर्ट ने बोला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो विक्रयनामा में फसली वर्ष का इस्तेमाल करते हैं, फसली वर्ष शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है कि फसली संवत की फसली से, ठीक है, जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था वो। अब देखिए वर्तमान में अगर हम ग्रेगोरियन जो आप लोग पढ़ते हो ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर के सितंबर माह से प्रारंभ होती है, कहां से? सितंबर माह से प्रारंभ होती है, जिसको हम क्वार का माह बोलते हैं, ठीक है। पटवारी यानी लेखपाल को यह विश्वास है कि फसली वर्ष कृषि वर्ष है। किसको विश्वास है? पटवारी को यह विश्वास है कि फसली वर्ष ही कृषि वर्ष है। गलत विश्वास है, ठीक है। और यह विश्वास विक्रयनामा में प्रयुक्त फसली वर्ष शब्द की क्या करता है? व्याख्या को परिवर्तित नहीं कर सकता। और इस निर्णय के बावजूद यह निर्णय आया कि वो शब्द गलत है, फिर भी पटवारी जो है फसली वर्ष को कृषि वर्ष मानते आए हैं। और अंत में राजस्व परिषद ने पटवारी के अभ्यास और विश्वास को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी। तो आपसे पूछेगा कि फसली वर्ष क्या है, तो भैया वही 23 या 24 सितंबर को जो प्रारंभ होता है, कुआर के प्रथम जो है कृष्ण पक्ष में जो चीजें शुरुआत होती हैं वही फसली चक्र है। इस पर जब मामला गया कि यह अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो हाईकोर्ट ने कहा कि यह गलत है। लेकिन जब लगातार पटवारी प्रयोग करने लगे तो राजस्व विभाग ने क्या किया? इसको कानूनी मान्यता प्रदान कर दी। अब एक और केस आया था अबू जाफर बनाम जो है संझारी का। इनके बाद में राजस्व परिषद ने यह अवधारित किया कि पट्टा में जो प्रयुक्त होता है फसली वर्ष शब्द का अर्थ कृषि वर्ष है। पट्टा में भी फसली, जैसे किसी को लीज पर देते हैं ना, पट्टा पर देते हैं, ठीक है, जमीन को, कि 1 साल के लिए किसी को जो है इतना, ये ग्राम पंचायत के अधीन होती है, ग्राम प्रधान देता है पट्टा। तो वहां पर चीजें क्या आती हैं? पट्टा में भी ऐसी फसली वर्ष, मतलब ऐसा लिखा जाता है कि 1 फसली वर्ष या 2 फसली वर्ष के लिए यह भूमि फला व्यक्ति को जो है पट्टे पर दी जा रही है। तो वहां पर भी ये चीजें स्पष्ट से आई कि फसली वर्ष का जो मतलब है वह अर्थ कृषि वर्ष से है। यह कृषि वर्ष, मैंने उस दिन आपसे सवाल पूछा था कि कृषि वर्ष कब से कब प्रारंभ होता है, दूसरी क्लास में आपको याद होगा, ठीक है। यह जो कृषि वर्ष है प्रत्येक प्रदेश में उस प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रारंभ होता है, मतलब हर एक प्रदेश में। अब चूंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगभग चीजें क्या बोल सकते हैं, एक जैसी हैं, तो यहां पर कुछ चीजें, हालांकि वहां पर्वतीय सारी चीजें हैं तो जलवायु में परिवर्तन है, ठीक है। तो कृषि जो आपकी कृषि वर्ष होता है या प्रत्येक प्रदेश में उस प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रारंभ होता है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था कि जो है प्रदेश में कृषि वर्ष कब से कब माना जाता है। अब उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में यह प्रारंभ होता है किस दिन से? 1 जुलाई को प्रारंभ माना जाता है। किस दिन? 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। इस चीज को याद रखिएगा, कृषि वर्ष कब प्रारंभ होता है? 1 जुलाई से। और कब तक? 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक ये सवाल पूछता है, ठीक है। इसमें जिसकी आप तैयारी कर रहे हो भैया, 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और 30 जून तक जो है रहता है, 30 जून को समाप्त होता है। जो ग्रेगोरियन आपका कैलेंडर है, या यहां पर लिखा है आपका ग्रेगोरियल कैलेंडर, वर्ष के अनुसार फसली वर्ष ज्ञान के प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। फसली वर्ष कैसे, अगर आपसे पूछ ले कि जो है 1953 बताइए कौन सा फसली वर्ष रहा, या फला आपसे पूछ ले 2018 कौन सा फसली वर्ष है, तो इस चीज को जब हमें जानना होगा तो हम करते क्या है, इसमें माह जुलाई से दिसंबर के मध्य, अगर जुलाई से दिसंबर के मध्य में फसली वर्ष निकालना है, क्योंकि हमारी
चीजें जानते हैं, ठीक है। जो है मध्य, यदि फसली वर्ष मालूम करना है आपको तो क्या करेंगे, उस समय कैलेंडर वर्ष में से 592 घटाकर फसली वर्ष ज्ञात की जा सकती है। कैलेंडर का जो वर्ष है, ठीक है, जिस साल आपसे पूछा जाए, जैसे 2019 में पूछ रहा है, इसमें से आप कितना घटा दें, इसमें आप घटा दें 592, तो आपको मालूम चल जाएगा कि इस समय कौन सा फसली वर्ष चल रहा है। समझ गए। जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाया कि अगस्त 1973 को चालू वर्ष अगर हम देखें तो 1973 में से 592 माइनस कर दीजिए, यानी 1381 फसली वर्ष जो है वास्तव में फसली वर्ष कृषि वर्ष ही है। तो ये समय जैसे 1300 अगर 1973 में पूछा जाए कि 1973 कौन सा फसली वर्ष है, ठीक है, ये आपसे पूछ ले 2020 कौन सा फसली वर्ष है, तो वहां पर आपको 592 माइनस कर देना है, तो इससे फसली वर्ष की संख्या पता चल जाएगी। और जो फसली वर्ष है वही कृषि वर्ष है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है, मैंने 2 वादों में निर्णित थे उनको भी बता दिया है, तो फसली वर्ष ही क्या होते हैं, कृषि वर्ष होते हैं, ठीक है। और यह 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और 30 जून को आपको क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो अब अच्छे से समझ गए। जैसे 2005 को आप ले कि 2005 में कौन सा फसली वर्ष रहा, तो देखिए भैया, जैसे दिसंबर 2005 हम लोग देखना चाह रहे, इसमें से 2005 में से 592 माइनस कर दीजिए, 1413, ठीक है, यह कौन सा कृषि वर्ष रहा, 1413 कृषि वर्ष रहा या फसली वर्ष रहा। तो इस तरीके से जहां सवाल पूछेगा वहां आपको 592 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। समझ गए। तो पूरी चीजें हो गई कि फसली वर्ष किसे कहते हैं, कृषि वर्ष क्या है, कब इसको मान्यता मिली, राजस्व परिषद ने इसको किस केस के बाद मान्यता दी, किस बाद में इस पर जो है, ठीक है, सबसे पहले चर्चा हुई, किसने प्रारंभ किया था, अकबर ने कब चलाया था जब वो जो है गद्दी पर बैठा था। तो ये तमाम चीजें जो है आपके सामने एकदम स्पष्ट रूप से आ चुकी है, यानी इस पॉइंट पर आपका सारा मामला क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं, जो कृषि वर्ष फसली वर्ष को बोलते हैं, इस चीज को समझ लो, ये कहां से शब्द आपके सामने आया, इसमें अभी बहुत अच्छे से आप समझिएगा, ठीक है। मैंने 2 पॉइंट को उठाया है, 2 चीजों को क्या, जो 1951 की बात रही, और 1951 से पहले भी जब हम आगरा और अवध जो है संयुक्त प्रांत के तौर पर थे, तो अपने यहां 1937 की ही बात है, उस समय काश्तकारी अधिनियम भी अपने यहां लागू हुआ था, 1937 की बात है। इन चीजों को बहुत व्यापक तौर पर आज जितने अधिनियम के बारे में मैं चर्चा करूंगा उन पर कल क्लास लूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ भूमि से संबंधित आपको पैमाने जो है वो बता रहा हूं, परिभाषाएं। कल की क्लास और बेस्ट आपकी होगी, क्योंकि आज मैं आपको इसीलिए थोड़ा बहुत उनके बारे में हिंट देने के लिए सारी चीजों को बता रहा हूं। बस इसकी परिभाषा को आप अच्छे से समझ जाओ, ताकि अगर मैं कल कोई डायरेक्ट शब्द यूज करता हूं तो आपको यह पता रहे कि अच्छा बेस ये है, सर ने ऐसा बताया था। देखो भैया, कृषि वर्ष क्या होता है, कृषि वर्ष की अगर बात करें तो अपने यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम आया था, ठीक है, ये 1951 की बात है, 1951 की बात है, में कृषि वर्ष परिभाषित नहीं है। ये जो अधिनियम आया कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम जो रहे, इनमें कृषि वर्ष को परिभाषित नहीं किया गया। हमने ला तो दिया लेकिन परिभाषित नहीं किया। उसके बाद आप एक देखोगे, उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम की धारा जो 3(2) है, कौन सी, उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम की धारा 3, ठीक है, और उसकी उपधारा 2 में कृषि वर्ष निम्न शब्दों में परिभाषित थी। किस शब्दों में, नीचे दिए गए शब्द हैं, यहां पर यह लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अब आपसे पूछ ले कृषि वर्ष की परिभाषा किस अधिनियम में दी है, तो उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 में दी हुई है। क्या लिखा हुआ है इसमें, कृषि वर्ष से तात्पर्य है, यानी मतलब है, उस वर्ष से मतलब है जो जुलाई के प्रथम सप्ताह या प्रथम दिन, ऐसा बोलिए प्रथम दिन, क्योंकि 1 जुलाई से होता है, जुलाई के प्रथम दिन से प्रारंभ होता है और जून माह के 30वें दिन समाप्त होता है। तो काश्तकारी जो अधिनियम रहा, उस अधिनियम की धारा 3 में ऐसी परिभाषा दी हुई है। आगे बढ़िए, दूसरे शब्दों में कृषि वर्ष से तात्पर्य उस वर्ष से है। अगर दूसरे वर्ष शब्दों में इसको डिफाइन करें कि कृषि वर्ष है क्या, तो वह वर्ष, ऐसा बोल सकते हो कि वह वर्ष जो, या वह समय, या वह समयावधि जो 1 जुलाई को प्रारंभ होता है और 30 जून को समाप्त होता है, इसे कृषि वर्ष हम कहते हैं। कृषि वर्ष को ही फसली वर्ष बोला जाता है। तो वहां पर फसली वर्ष मैंने आपको बताया था, लेकिन किस
विधि में है, किस अधिनियम में है, यह चीज नहीं बताया था। वो पॉइंट यहां से आपका फिर से क्लियर हो गया। तो अब इस मुद्दे पर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। जब क्लास में इससे जो है सवाल भी होंगे तो वहां पर आपको कभी दिक्कत महसूस नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, लगान किसे कहते हैं। यह भी सवाल मैंने अभी कल वाली क्लास में आपसे पूछा था, ठीक है, कि लगान का कलेक्शन कौन करता है या लगान कौन लगाता है, ठीक है, या जमीन जो हम प्रयोग में लाते हैं उस पर हम क्या देते हैं, उस पर हम कर देते हैं, उस कर को क्या बोलते हैं। जो जमीन हम अपने उपयोग में लाते हैं तो सरकार को हम कुछ ना कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो लगान के बारे में भैया पढ़ लो, इस पर एक पिक्चर भी आई थी, क्योंकि लगान भैया आपसे पूछेगा। अब यहां पर मैं फिर से आपके सामने कुछ टर्म लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 18, ठीक है, उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम जो आया इसकी धारा 3 की उपधारा 18 में जब आप जाओगे तो उपधारा 18 के अनुसार यह क्या कहता है कि लगान का अर्थ उस नगद या वस्तु का नगद, ठीक है, और वस्तु दोनों से है। मतलब आपको नगद पैसे दो या वस्तु का नगद दो, ठीक है, जो चीज लिए है उसका नगद दीजिए और वस्तु, ठीक है, मतलब नगद और वस्तु दोनों किसी से भी चुकता करना है। यहां ये आशय है जो भूमि का उपयोग करने, कल मैंने यही आपसे पूछा था, जो भूमि का उपयोग करने भूमि में। चलिए अब अगर मैं दूसरे शब्दों में आपसे बात करूं कि दूसरे शब्दों में लगान को क्या परिभाषित करते हैं, तो एक चीज आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि भूमि पर अधिकार रखने या उसको प्रयोग करने के कारण भूस्वामी या जिसको आप कहते हो जमींदार, ठीक है, भूस्वामी, जमींदार या सरकार काश्तकार का अधिकार को दे धनराशि या वस्तु लगान है। आप चाहे धनराशि दे दो या कोई वस्तु दे दो तो यह सब कुछ लगान के अंतर्गत आती है। काश्तकार शब्द बार बार आ रहा, काश्तकार मतलब होता है जो छोटे छोटे खेतों के मालिक होते हैं उनको काश्तकार बोलते हैं, ठीक है। बड़े खेत हैं तो उनको जमींदार बोलते हैं और छोटे छोटे जिनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं उनको काश्तकार बोलते हैं। समझ गए, काश्तकारी अधिनियम आया था। आगे हम बढ़ते हैं भैया, लगान तो परिभाषित आपका हो गया। लगान आप जान गए कि जिस जमीन का अधिकार हम रखते हैं उस जमीन का जो हम प्रयोग करते हैं उसके बदले में जो हमें कर देना पड़ता है वह क्या है, वह लगान है। समझ गए। अब लगान व मालगुजारी को समझ लो यहां पर, ठीक है। इससे संबंधित मैंने एक सवाल रखा था, उसमें कई बच्चों का यह भी जवाब आया कि जो है मालगुजारी जो है वही है, लगान ही है। यहां पर अच्छे से समझ लो कि मालगुजारी क्या है, लगान क्या है। यहां मैंने वाह शब्द लगाया है इसी वजह से, मतलब जो चीजें मुझे डाउट आप सभी के मिल रहे हैं उन सभी का सम्मिलित रूप से यहां डिटेल लेक्चर में आपका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसीलिए दोनों क्लासेज अटेंड करो। 3 दिन क्लासेज आपको मेरे साथ एमसीक्यू अटेंड करना है, 3 दिन डिटेल पढ़ो, ठीक है। सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर होनी है। देखो भैया, जमींदारी जो उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम आपका रहा, ठीक है, 1951 वाला, इसकी धारा जब आप 3 खोलोगे और उसकी उपधारा 26 को देखोगे, इसने क्या किया, उपरोक्त परिभाषा को ग्रहण कर लिया जो मैंने ऊपर बताया लगान की परिभाषा को, ठीक है। इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व, जब यह अधिनियम नहीं था उससे पहले 1951 से पहले, काश्तकार भूमि पर अधिकार रखने या उपयोग करने के कारण जो धनराशि जमींदार को देता था उसे लगान कहते थे, और जमींदार धनराशि को सरकार को देता था उसे मालगुजारी कहते थे। तो मालगुजारी और लगान में फर्क समझ गए। मतलब पहले क्या था, पहले जमींदारों के अंतर्गत क्या होते थे, अंग्रेजों ने बिचौलिए पाल रखे थे। अंग्रेज डायरेक्ट राजस्व नहीं लेते थे, अंग्रेज जमींदारों को जमीनें देते थे और उन जमींदारों से सीधा वो राजस्व वसूली करते थे, ठीक है, मालगुजारी लेते थे। और जमींदार जो होता था वो उन जमीनों को बटैया दे देता था, ठीक है, चलो 10 बीघे तुम खेती करो, 5 बीघे तुम करो, 10 बीघे, तो वो जमींदार उन लोगों से लगान लेता था और वो लगान जो उसके पास इकट्ठा होती थी, अंग्रेज सरकार जब उनसे लेती थी तो वह मालगुजारी होती थी। तो मालगुजारी और लगान में यह अंतर है, समझे। अब चूंकि हमारे बीच में बिचौलिया रह नहीं गया, कोई जमींदार रह नहीं गया, इसलिए हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट अब टैक्स देते हैं, तो उसी लगान को आप अपनी शब्दों में चाहे तो मालगुजारी बोल सकते हैं। क्योंकि पहले क्या था, बिचौलिया था, अब कोई भी बिचौलिया नहीं रह चुके हैं, अब सारी चीजें बहुत सरल हो चुकी हैं, समझे। तो सरकार को जो ये माल जो है धनराशि जमींदार देते थे, इस धनराशि को मालगुजारी कहते थे, ठीक है। लेकिन जो जमींदार छोटे छोटे किसानों से, काश्तकारों से आपका लेता था जो है टैक्स,
कर वो लगान कहलाती थी। और जमींदार इतने ज्यादा फलते फूलते थे, गवर्नमेंट से वहां से इतना ज्यादा वो चूसते थे कि व्यक्ति खाने की जितना पैदावार करते थे उतना देने के बाद भी उन पर क्या होती थी, मार मिलती थी उनको, उनका परिवार भूखों मर जाता था। जो अन्न उपजाते मतलब वो पैदा करते थे उस अन्न पर उनका अधिकार नहीं होता था। बहुत सारी त्रासदियां गुलामों जो है इन जमींदारों ने की है। तो जमींदारों, अंग्रेजों ने बहुत अच्छा चला था, मतलब जमींदारों को दे दो, उन जमींदारों के लिए सहायता के लिए हमेशा वो तैयार रहते थे। जमींदार उनकी गुलामी भी करते थे, जाहिर सी बात है भाई, उनके हाथ रखने से अगर उन्हें ऐसो आराम मिल रहा है, राजा जैसी सारी चीजें थी, तो क्या चाहिए। ये चूंकि जमींदारी यहीं पर नहीं विश्व में, ठीक है। सामंतवाद जब आप पढ़ोगे इतिहास में, तो सामंतवाद कब जब आप विस्तार पढ़ोगे, ठीक है, जितने ये चर्च रहे कैथोलिक और पैथोलिक, इन सभी चर्चों में जब आप पढ़ोगे, सामंतवाद को पढ़ोगे लगभग, ठीक है, पूरे विश्व में ये चीजें बहुत व्यापक तौर पर रही हैं, ठीक है। हर जगह किसान का क्या हुआ है, उत्पीड़न हुआ है। इसीलिए एक जो है आवाज उठी थी कि पूरे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। याद होगा किसने बोला, ठीक है, क्योंकि मजदूर हर जगह सताया गया है। अब ये चीज ध्यान दो कि जब जमींदारी समाप्त हो गई भैया, मैंने बताया ना, तो मालगुजारी, जब जमींदारी समाप्त हो गई तो मालगुजारी समाप्त हो गई। फिर भी भूमि विध में उपरोक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो भूमि कानून रहा उसमें ये दोनों शब्द आपके आते हैं, भूमिहार और सीर द्वारा भूमि पर अधिकार रखने एवं उसके उपयोग के कारण सरकार को जो धन राशि होती है उसको मालगुजारी कहते हैं। जबकि असामी द्वारा क्षेत्रपति, यानी जो असल में काश्तकार हैं या गांव सभा जैसा भी हो, को देय धन राशि का लगान कहते हैं। अब दोनों में फर्क अब भी है, अब बिचौलिए नहीं रह गए, तब भी जो है फर्क है। दोनों शब्दों का प्रयोग है, दोनों की परिभाषा मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं भैया, भूमिहीन किसे कहते हैं। भूमिहीन का मतलब क्या ऐसा है कि जिनके पास कुछ नहीं, अकिंचित जिनके लिए आप शब्द का प्रयोग करते हो, ऐसे लोगों को भूमिहीन कहोगे। देख लो परिभाषा, भूमिहीन का अर्थ क्या होता है। कृषि भूमिहीन अगर शब्द किसी के लिए प्रयुक्त हुआ भैया, तो इसका अर्थ यह होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की जिसके पास अथवा जिसके पति या जिसकी पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के पास भूमिधर या आसामी के रूप में कोई भूमि ना हो, ठीक है, भूमिधर या आसामी के रूप में कोई भूमि ना हो और आवंटन के दिनांक के ठीक पूर्व 2 वर्ष की अवधि में, ठीक है, किसी भी रूप से कोई भूमि ना रही हो, ऐसे लोगों को भूमिहीन कहते हैं। ठीक है, फिर से परिभाषा समझ लो, नहीं तो चीजें जो है भटकाव आ जाएंगी। कृषि भूमिहीन का मतलब ऐसा होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास अथवा कोई ऐसी जो है, मान लीजिए औरत है जिसके पति या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के पास भूमिधर या आसामी के रूप में, ठीक है, आसामी के रूप में, आसामी का मतलब क्या, जो वास्तविक काश्तकार हैं, जो खेती बाड़ी जिनकी जमीन है वही करते, उनको बोलते वास्तविक। आसामी के रूप में कोई भी भूमि ना हो और आवंटन के दिनांक के ठीक पूर्व 2 वर्ष, यानी अगर किसी को जमीन देनी है तो यह देखा जाता है कि इस व्यक्ति को जमीन देने में क्या देखेंगे कि इस व्यक्ति को जब हम जमीन देंगे तो इसके पास 2 वर्ष पहले तक कोई भी जमीन जो है नहीं होनी चाहिए, किसी भी रूप में कोई भूमि ना रही हो, ऐसे व्यक्ति को भूमिहीन बोलते हैं। समझ गए? तो कृषि भूमिहीन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, खेतीहर मजदूर क्या है। कहते नहीं हम लोग तो भैया खेतीहर मजदूर हैं, ठीक है, तो खेतीहर मजदूर का मतलब समझ लो। देखो, खेतीहर मजदूर का जो तात्पर्य होता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसकी जीविका का मुख्य साधन खेती हो, खेती संबंधित मजदूरी हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी जीविका लाइवलीहुड संबंधित जितनी जो साधन है, मुख्य साधन है, मुख्य सोर्स है, वह क्या हो, खेती संबंधित मजदूरी हो, ऐसे व्यक्ति को हम खेतीहर मजदूर की श्रेणी में रखते हैं। तो खेतीहर मजदूर आपका कंफर्म हो गया क्या है, यानी ऐसा व्यक्ति जो मजदूरी, कृषि से संबंधित मजदूरी कर रहा और अपने क्या कर रहा, अपने गुजर बसर के लिए कर रहा, वह व्यक्ति खेतीहर मजदूर है। सीमांत कृषक किसे बोलते हैं भैया, यह शब्द बहुत बार आया है। सीमांत कृषक को अच्छे से समझ लो। देखो भैया, सीमांत कृषक उसे कहेंगे जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन ना हो। बहुत अच्छे से इस परिभाषा को ध्यान रखिएगा। ऐसा व्यक्ति जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन ना हो, वह सीमांत कृषक कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमांत कृषक कहलाता है। सीमा धनांत,
इसको आप अलग कर लो, तोड़ लो ना, सीमा धनांत, सीमांत हुआ ना, तो यानी एक लिमिट है इसकी, ठीक है, यानी 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन नहीं, वह सीमांत कृषक कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझो, लघु सीमांत कृषक कौन है? अगर वो तो सीमांत कृषक हो गया, छोटे जो है सीमांत कृषक क्या होंगे? लघु सीमांत जो कृषक होता है भैया, ये उसे बोलते, ऐसे किसान को बोलते कि जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम असिंचित जमीन है। शब्द क्या आया? असिंचित जमीन, यानी जिस पर क्या करें, कोई सिंचाई के साधन उपलब्ध ना हो, ऐसी जमीन अगर किसी के पास है, यानी 1 हेक्टेयर से अधिक हो और 2 हेक्टेयर से कम हो, तो ऐसे व्यक्ति को लघु सीमांत कृषक के अंतर्गत रखा जाता है। समझ गए? परिभाषा क्लियर हो गई होगी। 2 हेक्टेयर असिंचित जमीन 1 हेक्टेयर सिंचित जमीन के बराबर मानी जाती है। 2 हेक्टेयर जो आपकी सिंचित जमीन, वो असिंचित जमीन है, वह 1 हेक्टेयर सिंचित जमीन के बराबर मानी जाएगी, ऐसी परिभाषा में दिया है। उसके पास जमीन ज्यादा है, जो लघु सीमांत कृषक है, इसके पास जमीन ज्यादा 2 हेक्टेयर है, फिर भी कह रहे हैं ये लघु सीमांत कृषक है। और जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? 1 हेक्टेयर से अधिक ना हो, मतलब 1 हेक्टेयर हो, ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम भी हो, उसको हम सीमांत कृषक बोल रहे हैं। और लघु सीमांत वाले के पास जमीन ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लघु सीमांत बोलते। क्यों? क्योंकि इसके पास असिंचित जमीन है, जहां सिंचाई के साधन नहीं है, तो वो जो 1 आपकी हेक्टेयर जमीन रख रहा, जो सिंचित जमीन है, वो उन दोनों, उसको 2 हेक्टेयर की असिंचित जमीन के बराबर रखा जाता, क्योंकि पैदावार जाहिर सी बात है वो 1 हेक्टेयर में बहुत ज्यादा कर लेगा। आगे बढ़ते हैं, भूमि संबंधित प्रमुख अधिनियम, जिन पर मैं कल पर चर्चा आपसे बहुत व्यापक तौर पर करूंगा। इनसे सवाल भैया होगा कि फला अधिनियम कब लागू हुआ, मैं क्लासेज में भी आपसे पूछा हूं, तो एक एक करके अभी आज नाम जान लो, कल व्यापक पर चर्चा इन सभी पर करूंगा। यह आज मेरी क्लास व्यापक तौर पर यह रही कि आपको सारी चीजों से रूबरू करा दूं, ठीक है, क्योंकि योद्धाओं को पहले तैयार करना है, मैदान बनाना है, उसके बाद जंग के मैदान में उतारना है, क्योंकि अपना क्या है आइडिया, कर हर मैदान फतेह। देखो भैया, पहला जो इसमें अधिनियम आया भूमि से संबंधित, वह है भैया उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 में आया था। इस पर बहुत व्यापक पर चर्चा मैं कल करूंगा। इसके अलावा देख लो और क्या है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। अगली चीज, उत्तर प्रदेश सीलिंग अधिनियम 1960 में आया, इस पर परिचर्चा आपसे करनी है। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 में जो आया, इस पर मैंने सवाल भी पूछा है, आया भी है इससे पहले राजस्व वाले पेपर में, ठीक है, राजस्व लेखपाल में, इससे संबंधित, तो इस पर भी परिचर्चा हम करेंगे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस पर भी हम लोग परिचर्चा करेंगे बहुत व्यापक तौर पर। उसके बाद उत्तर प्रदेश टेनेंसी अधिनियम, ठीक है, 1939 आया था, इस पर भी बहुत अच्छे से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जो हम लोग पट्टे पर जमीन लेते ना, या बटाईदार बन के जमीन लेते, इन सभी पर बहुत सारी जगह पर उत्पीड़न देखा गया, तो उनसे लेकर एक अधिनियम आया था, ठीक है। ये 1939 की बात है, यानी जब अंग्रेज थे, जमींदार थे, तो वहां पर क्या होगा, उत्पीड़न होगा, उन सभी से लेकर बना हुआ था। उत्तर प्रदेश संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम एक आया था 1935 में ही, ठीक है। मतलब ये अंग्रेजों की देनदारी अभी भी सर पे अपने लदी हुई है, इसको निपटाना है किसी दिन। लैंड एक्विजिशन अधिनियम एक 2002 में अपना आया है, इसको पढ़ना है। और फॉरेस्ट अधिनियम 1927 की बात है, क्योंकि हम क्या करते हैं जुगाड़ कि एक व्यक्ति के नाम पर अगर जमीन ज्यादा है तो कुछ जमीन में क्या दिखा देते कि ये वन है, तो इसको भी हमें समझना है। 1927 को हम लोग पढ़ेंगे। अब मैं कुछ और परिभाषाओं पर आपसे डिटेल में बात करता हूं। चारागाह भूमि किसे कहते हैं, ठीक है, इसको समझिए। चारागाह, जो चारागाह भूमि है, ये क्या है भैया, समझ लो। देखो, यह सार्वजनिक भूमि है, यानी हर लोग इस पर जो है क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति की है, ये अकेली व्यक्ति की नहीं, सार्वजनिक जमीन होती है, जहां ग्रामीण मवेशी चराने और चारा काटने का कार्य करते हैं। जहां पर गांव वाले अपनी मवेशी यानी पशुओं को ले जाते हैं चराने के लिए, और वहां पर जो चारा होता है उसको काटने का कार्य करते हैं। इस जमीन का जो ब्यौरा होता है वह गांव की संपत्ति रजिस्टर में दर्ज होता है, ठीक है। गांव की संपत्ति रजिस्टर में होगा कि कहां पर चारागाह है, कहां पर कब्रिस्तान है, सब कुछ लिखा होता है, बाकायदा रिकॉर्ड होता है प्रधान के पास,
ठीक है। यह जमीन जो है ग्राम पंचायत के अधीन मानी जाती है और ऐसे भूमि को विभिन्न स्थानों पर चारागाह बोल देते, गौरान बोल देते, आदि नामों से जानते हैं। समझ गए। इस जमीन का जो रख रखाव है और व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापन होता है, इसकी जिम्मेदारी आपके ग्राम पंचायत की होती है। ठीक है। और स्थान विशेष की विशेषताओं के तहत इसके उपयोग के नियम निम्न हैं। ठीक है। कैसे कैसे इसका उपयोग करते हैं वो इनके विभिन्न नियम दिए गए हैं, उनको भी मैं आपसे परिचर्चा करूंगा। अगली चीज भैया यह समझ लो, नाला, नदी, झील, तालाब और बीहड़, इन सभी की परिभाषा क्या होती है। किसको नाले में दिखा देते हैं, गांवों में भी नाला होता है। ऐसा नहीं है कि शहर में नगर पालिका ही नाला बनाती है, गांव में भी नाला दर्शाया जाता है। गांव के विकास को लेकर शहरों से कम बजट नहीं जाता, लेकिन गांव में विकास नहीं दिखता क्योंकि विकास का जो पैसा होता है वो प्रधानों के विकास में लग जाता है, उनके परिवारों के विकास में लग जाता है। इस वजह से गांव के विकास की जगह, ठीक है, मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रधानों को जानता हूं, ठीक है, जहां पर मनरेगा वगैरह तो धंधा आप लोग भी जानते हैं क्या धंधा है। सरकार बहुत कुछ करती है लेकिन कुछ नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि प्रधान क्या करते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड बनाते हैं, तो उस पर पैसा अगर निकलना है, जो व्यक्ति नहीं जा रहा उसका भी क्या होता है, चढ़ जाता है वहां पर नाम, और कुछ लोगों का जबरदस्ती नाम डाल दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, अगर मैं भी रोजगार मनरेगा में मांगने जाऊं तो मुझे भी रोजगार मिलेगा। तो चाहे जो है, चाहे प्रधान का क्या है, प्रधान खुद भी मनरेगा का मजदूर हो सकता है, जॉब कार्ड बनवा ले। चीजें है ना, ऐसा आप देखते होंगे, मैं जैसा उदाहरण जहां हिंट कर रहा हूं, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें भैया ग्राम प्रधानों को लेकर ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। समझ गए ना। तो चलो बहरहाल उन सभी पर पहले यह समझ लो कि नाला, नदी, झील, तालाब, बीहड़ क्या है। नाला वगैरह दिखा के ही नगर पालिका क्या करती है, जमीनों को जुगाड़ लगा के मिलता है। तो इन सब चीजों को जानते रहिए, आगे काम देगा। देखो, ये वो सारी भूमि है जो भौगोलिक अथवा किन्हीं अन्य कारणों से खेती योग्य नहीं है। इस प्रकार की भूमि पर लगान संबंधी आकलन नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसीलिए गांव के अधिकार अभिलेख का हिस्सा नहीं होता, उनमें इन चीजों को दर्शाते नहीं कभी भी। आगे बढ़ते हैं, परती भूमि क्या होती, कहते नहीं अरे भैया बहुत दिन हो गया परती पड़ी है जमीन। ठीक है। तो ये परती आखिर भूमि किसे बोलते हैं, इसको समझ लो। यह वह भूमि होती है जो खेती जो है करने योग्य जमीन है, लेकिन उसके बावजूद किन्हीं कारणों से परती हो जाती है, या वहां नियमित खेती नहीं होती। मतलब हमने गेहूं बोया, गेहूं काट लिए, उसके बाद एक साल हम उसको सुस्ताने दिए कि तुम आराम करो, अगले साल फिर से आएंगे तुम्हारे यहां खेती करने। ठीक है। तो ऐसी जमीन जिसको हम सुस्ताने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसी जमीन को परती बोलते हैं। ठीक है। नियमित खेती नहीं करते, इस प्रकार के भूमि पर कोई लगान दे नहीं होता है। ठीक है। जो परती भूमि होगी उस पर कोई लगान दे नहीं होती है। या वह जमीन है जिसके पुराने स्वामियों के सीलिंग एक्ट के दौरान लगानी या भूमि ना दिखाकर परती भूमि के खाते के दरवाजे से अपने अधिकार में रहने दिया। पहले क्या किए, जब सीलिंग एक्ट आया था कि जमीन देखा जा रहा था एक व्यक्ति के नाम पर इससे अधिक जमीन नहीं होगी, तो इन सभी में बहुत जुगाड़ लगाए गए थे। तो ये सब जमीनें उनके अंतर्गत की गई थी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज भी इन भू स्वामियों का कब्जा उस जमीन पर बरकरार है। तो इसीलिए तो वो किए थे, दिमाग इसीलिए तो लगाए थे। अब देखिए, जो परती भूमि आपकी होती है भैया, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो परती भूमि है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को अस्थायी परती भूमि बोलते हैं और दूसरी अस्थायी परती भूमि होती है। दोनों में अंतर है। ठीक है। अस्थायी परती भूमि का मतलब भैया यह होता है कि यह वह भूमि है जो जोती जा सकती है, लेकिन आमतौर पर इसे खाली ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है। यह भूमि अनुपजाऊ होती है, यानी यहां पर पैदावार नहीं होती है। इस वजह से इसको क्या कर देते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं, बिना किसी फसल चक्र के अपनाए कोई फसल बोए। कभी कभार घास वगैरह उगाने हेतु इसकी जुताई कर दी जाती है। परती भूमि का बड़ा हिस्सा ग्राम पंचायत के अधीन भी होता है, जो अधिकार दस्तावेज में दर्ज होता है। या वह जमीन है जिसका कुछ भाग वन लगाने के लिए विभाग को दिया जाता है। ठीक है। जो आपकी स्थायी परती बड़ी है, यह वन विभाग को दे दिया जाता है कि यहां पर वन लगाए जा सके। ठीक है। भूमिहीनों या किसी अन्य व्यक्ति को भी जमीन के पट्टे इसे कोटे से दिए जा सकते हैं।
मतलब जो आपकी परती जमीन पड़ी है स्थायी परती, उसको जो भूमिहीन व्यक्ति हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनको उस जमीन को दिया जा सकता है। दूसरी बात आती है अस्थायी परती भूमि। ये क्या है भैया? यह वह भूमि होती है जिस पर किसी साल खेती कर वर्षों तक खाली छोड़ दी जाती है। आमतौर पर खेती योग्य भूमि होती है, ये वो खेती योग्य नहीं थी, ठीक है, अनुपजाऊ थी, लेकिन यह गैर कृषि कार्यों के लिए ही उपयोग में लाई जाती है। इस भूमि पर सामान्यतः क्या करते हैं? स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बाजार हो गया, सड़क हो गया, ठीक है, जंगल झाड़ी कब्रिस्तान आदि बना दिए जाते। कई जगहों में भूमि पर व्यापारिक एवं औद्योगिक इकाइयां खड़ी कर महंगा लगान लगाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की भूमि पर लगान के आकलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है और गांव के दस्तावेजों में इसे अलग श्रेणी में दर्ज किया जाता है। कुछ एक प्रांतों की अगर हम बात करें तो इस भूमि को गैर मजरूआ जमीन बोलते हैं। कुछ प्रांतों में इसको गैर मजरूआ जमीन बोलते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। जो अस्थायी आपकी क्या होती है? अस्थायी जो आपकी ये कौन सी जमीन बोलते हैं? एक तरीके से जो आपकी अस्थायी पट्टे वाली जमीन होती है, या जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, परती जमीन, ठीक है, अस्थायी परती भूमि बोलते हैं, यह जमीन होती है। तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं, दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बंजर भूमि को देख ले। बंजर भूमि देखो सीधी सी परिभाषा है कि जो ऊसर भूमि है, जो अनउपजाऊ है, उसको बंजर बोलते हैं, ठीक है, ये सब। लेकिन इस चीज को अच्छे से समझ लो, बंजर में क्या चीजें होती कंडीशन? या वह भूमि है जिस पर खेती नहीं की जा सकती। मतलब अगर खेती करने वाली जमीन नहीं है, यानी किसी भी तरीके से, अब बंजर में आपका यह भी हो सकता है कि कंकड़ वाली जमीन हो जाए, वो भी बंजर होती है ना, कई जगह पर आपको हो गया, इसलिए इसका लगान नहीं वसूल किया जाता बंजर का, ठीक है। यह भूमि सरकारी होती है। अब आपसे ऑप्शन क्यों मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन सी भूमि आपकी भूमि से लगान नहीं वसूल हुई होती, उनमें 4 ऑप्शन में ये डाल दिया। तो जब आप चारों जानोगे, जब भूमि के प्रकार जानोगे तभी तो बोलोगे, ठीक है। इस वजह से इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। यह भूमि सरकारी होती है, जो आपकी ये बंजर भूमि होती है, और हर एक के लिए उपलब्ध होती है। भाई सभी इसका इस्तेमाल करते, सरकारी है। अब एक ये शब्द मैंने पूछा था, कछार देरा भूमि, ये कौन सी भूमि है? कछार देरा, देखो ये वह भूमि है जो नदी के बहाव की वजह से बनती बिगड़ती रहती है, नदी के बहाव से बनती बिगड़ती रहती है। ऐसी जमीनों को कछार देरा जमीन बोलते हैं। उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में इसे देरा कहते हैं। उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में इसको देरा बोलते हैं, ठीक। और इसी वजह से देरा जमीन का जो लेखा जोखा होता है, लेकिन ये राजस्व के पास होता है, राजस्व विभाग के पास होता है कि कहां पर ऐसी जमीनें आपकी हैं। अगली चीज आती है आवासीय भूमि किसे बोलते हो भैया? या भूमि का वह है जो गांव के आवास के लिए या आबादी बसाने के लिए रखी जाती है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में यह जमीन भी व्यक्ति विशेष के लाभ पर खतौनी में दर्ज होती है, ठीक है, आवासीय जमीन। अन्य प्रदेशों में इस श्रेणी के तहत आने वाली जो भूमि होगी वह गांव के दस्तावेज में दर्ज क्या करेगी? होगी, गांव के दस्तावेज में। लेकिन अपने यहां उत्तर प्रदेश में खतौनी में दर्ज होती है, उत्तर प्रदेश और बिहार में, याद रखिएगा दोनों को, ये खतौनी में आती है। लेकिन अन्य राज्यों में जो है ये जो गांव की आपके रजिस्टर होते हैं उनमें दर्ज होती है। व्यक्ति विशेष के नाम पर जमीन का विवरण इन राज्यों में नहीं मिलता है, लेकिन अपने यहां मिलेगा। जिस गांव की आबादी 2000 से अधिक होती वहां आवासीय भूमि का जो सर्वेक्षण किया जाता है, और ऐसे रिकॉर्ड भू सर्वेक्षण विभाग के पास उपलब्ध होते हैं। भू सर्वेक्षण विभाग को यह मामला चला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कृषि भूमि क्या होती है? देखो भैया, कृषि भूमि वो खेती योग्य भूमि होती है जो व्यक्तियों, संयुक्त परिवार के सदस्यों, कंपनियों, सहकारी संस्थाओं के नाम पर दर्ज होती हैं। कृषि भूमि समझ लेना, किनके, ऐसा नहीं है कि हम खेती कर रहे तो वही जमीन कृषि है। किनके किनके नाम पर हो सकती है? व्यक्तियों के नाम पर हो सकती है, संयुक्त परिवार के नाम पर हो सकती है, कंपनियों के नाम पर हो सकती है, सहकारी संस्थाओं के नाम पर हो सकती है। इस जमीन का जो रिकॉर्ड होता है वह खतौनी में दर्ज रहता है, और आमतौर पर इस जमीन पर निजी मालिकियत होती है, यानी निजी मालिकाना होता है। तो ये भूमि से संबंधित तमाम परिभाषाएं रही जिन पर हमने परिचर्चा की। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा
ठीक है, किस पर क्या होता है, सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कल मैंने जितने अधिनियमों के बारे में बात किया, इन पर परिचर्चा बहुत अच्छे से करूंगा कि उत्तर प्रदेश में भू राजस्व से संबंधित जो अधिनियम आए, कल का आपका टॉपिक होगा। तो इसे समझे अच्छे से। लेक्चर समझ में आया तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताओ, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारी ऊर्जा होते हैं। ठीक है, आप जैसा कमेंट करोगे हम उसी अनुसार और बेहतर अपना प्रयास करेंगे। ठीक है, कि आपको बेहतर से बेहतर उपलब्ध कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त होकर पढ़िए। टीम परीक्षा प्लस आपके लिए हर एक चीजें उपलब्ध करवा रही। धन्यवाद।